ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, अच्छा है, बढ़िया है, देखिए हम बता रहे हैं वो अब फायदा क्या होगा। ठीक है, फायदा क्या होगा, जैसे उसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना। ठीक है, हाँ। शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या ट्रिक क्या है शॉर्ट नोट्स में? फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है, किसको कहते हैं हम लोग फ्लो चार्ट? एकदम फ्लो चार्ट किसको कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने अभी इसके पहले वाले क्लास में, जैसे डीएनए पॉलीमराज है, इसको अब ऐसे हमने कर दिया, जो भी है यहाँ लिखा, फिर उसको ऐसे किया, ठीक है ना, जो भी है वैसे मैंने लिखा, इसी को फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, टेबल बनाना। ठीक है, कोई भी चीज़ का आप टेबल बनाइए, समराइज कर रहे हैं, जब शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं टेबल बनाइए। तीसरा है डायग्राम बनाइए। ठीक है, चौथा है निमोनिक्स बनाइए। ठीक है, एम साइलेंट है, निमोनिक्स। निमोनिक्स आप लोगों को पता ही होगा, कोई भी चीज़ को अपने तरीके से, कोई कविता में या गाना में या कोई भी ऐसे कहावत में उसको फिट कर देना, निमोनिक्स कहलाता है। तो ये 4 तरीके हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट, टेबल, डायग्राम, निमोनिक्स। इन 4 तरीकों को कोई भी बड़े भी से बड़े टॉपिक को पढ़ के और उसमें कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है, पहले उसको अंडरलाइन कीजिए या हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, और फिर जब उसको शॉर्ट नोट्स बनाने चलिए, ठीक है ना, जब उसको शॉर्ट नोट्स बनाने चलिए आप, तो इस 4 प्रोसेस को यूज कीजिए वहाँ। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो वो वो जो है ना, चूंकि आपको सिर्फ पढ़ नहीं लेना है, आपको कोई टॉपिक पढ़ नहीं लेना है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोराइज भी रखना है। और लॉन्ग टर्म मेमोराइज रखने के लिए, याद रखने के लिए आपको रेगुलर रिवीजन करना होगा। और जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ना, तो वो रिवीजन जो है बहुत कम समय में हो जाएगा। हाँ, और तो इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। डीएनए पॉलीमराज सेकंड की बात है। सेकंड में हम लोग ने दोनों चीज देखा था। क्या देखा था इसमें हम लोग ने देखा था कि इसके अंदर खूबी क्या था, डीएनए पॉलीमराज एक्टिविटी की भी खूबी थी ना इसके अंदर। और क्या, और किस चीज खूबी थी, जब डीएनए पॉलीमराज एक्टिविटी खूबी है तो इसके अंदर 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमराज एक्टिविटी होगा, है ना। दूसरी खूबी इसके अंदर क्या है, तो 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब इसको यूज किस रूप में इकोलाई बैक्टीरिया करता है डीएनए पॉलीमराज सेकंड को, तो किस चीज में यूज करता है। तो इसके यूज करने का पहला है, किस चीज में फंक्शन करता है। अगर मान लीजिए हम लोग का मेन एंजाइम कौन है, बैक्टीरिया का मेन एंजाइम कौन है डीएनए रेप्लिकेशन का, थर्ड है ना, डीएनए पॉलीमराज थर्ड है ना। तो अब आप खुद बताइए, मैंने आप लोग को एक पीडीएफ में मैंने टेबल बताया था, टेबल दिखाया था ना, टेबल कंपेयर किया गया था फर्स्ट सेकंड थर्ड को। तो उसमें से सबसे डीएनए पॉलीमराज थर्ड को हम लोग बैक्टीरिया क्यों यूज करता है रेप्लिकेशन के लिए, क्योंकि उसकी प्रोसेसिविटी बहुत स्पीड है, प्रोसेसिविटी ज्यादा है। उसके बाद दूसरा नंबर किसका है, सेकंड का। तो जब डीएनए पॉलीमराज थर्ड एंजाइम डैमेज हो जाता है, याद रखिएगा, जब डीएनए पॉलीमराज थर्ड एंजाइम डैमेज हो जाता है
या जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा हो और टेम्पलेट डैमेज हो। दो चीज याद रखिएगा। पहला क्या मैंने बताया कि हाँ, डीएनए पॉलीमराइज थर्ड जो है डैमेज हो। दूसरा क्या कंडीशन है, टेम्पलेट डैमेज हो। ठीक है, तो देखिए जब ये प्रॉब्लम होगी तो ये एंजाइम काम करेगा, और ये टेम्पलेट डैमेज रहेगा तो तो यहाँ पे ये जब डैमेज रहेगा ना तो यहाँ रेप्लिकेशन सॉरी पॉलीमराज का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये वाला प्रोसेस रहेगा तो पॉलीमराज का काम करेगा। ठीक है, लेकिन जब ये वाला कंडीशन रहेगा तो यहाँ पे रिपेयर करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज याद रखिएगा। टेम्पलेट डैमेज है तो टेम्पलेट को तो रिपेयर करेगा ना, और टेम्पलेट आप लोग जानते हैं ओल्ड स्ट्रेन को कहते हैं टेम्पलेट। तो ओल्ड स्ट्रेन अगर टूटा हुआ हो, ब्रेक हो, निक हो, उसको यहाँ रिपेयर करेगा ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। वो निक मैंने बताया था, वो डैमेज रिपेयर मैकेनिज्म के तहत बताया था अभी 4 और 5 को, डीएनए पॉलीमराइज 4 और 5 को। लेकिन यहाँ पे है ड्यूरिंग डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के डैमेज होने पर मेन एंजाइम की तरह काम करता है। हाँ गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैंने लिखा है यहाँ, पॉलीमराइज एक्टिविटी करने लगता है। ठीक है, और जब टेम्पलेट डैमेज हो तो रिपेयर का काम करेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा लिख लो, ऊपर लाइन नहीं लिखा। डीएनए पॉलीमरेज 5, ये मतलब इसका हम आपको रिकॉर्डिंग ही कर देंगे। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ही कर देंगे, आप लोग बस समझ लीजिए उसके बाद से रिकॉर्डिंग में। ठीक है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा स्पीड बढ़ना है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में हम लोग ने कंपेयर कुछ किया था, कुछ कंपेयर किया था। तीनों को कंपेयर में एक चीज देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में कितने सब यूनिट होते हैं, ये बताइए। इसके सब यूनिट 10 होते हैं। हाँ, इसके 10 यूनिट होते हैं, बाकी दोनों के सिंगल सिंगल होगा। हाँ, दोनों के सिंगल सिंगल थे, तो 10 सब यूनिट बोलेंगे, यूनिट नहीं बोलेंगे, 10 सब यूनिट बोलेंगे, सब यूनिट्स। अब इन 10 सब यूनिट के नाम कौन कौन से हैं, तो ध्यान से समझिएगा, इसके नाम कौन से हैं। अल्फा, ठीक है, अल्फा, एप्सिलॉन, ई के जैसा होता है उसे एप्सिलॉन कहते हैं, थीटा, ताऊ, गामा, शाई, शाई त्रिशूल के जैसा होगा साई। ठीक है, और अगर एक्स के जैसा होता है उसको क्या कहते हैं, काई। बीटा, बीटा डैश एंड सिग्मा, और सॉरी डेल्टा एंड डेल्टा डैश। 10 हुए, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ज़्यादा हो गया क्या, सॉरी, हाँ ज़्यादा, ये नहीं होगा, बीटा डैश नहीं होगा। ठीक है, डेल्टा एंड डेल्टा डैश होता है, बीटा और डैश वो उसमें पाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन में, डेल्टा एंड डेल्टा डैश। ठीक है, ये क्या है, अल्फा। चूंकि ये ग्रीक अल्फाबेट भी याद रखना चाहिए, अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा, ताऊ, ये क्या है, गामा, गामा, ये साई, शाई, काई, काई, बीटा, डेल्टा, डेल्टा डैश। ठीक है, 10 हो गए। तो इसके 10
डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं ये कैसे अरेंज होता है, क्योंकि सबका अलग अलग काम है, कुछ एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, कुछ इंडिविजुअली वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे में अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा जो है ना एक साथ मिलके काम करता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। Yes, sir. हाँ, तो पहला हुआ, पहला इसमें अल्फा, एप्सिलॉन एंड थीटा, ये दोनों एक साथ मिलके काम करता है और इसका काम है कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी होती है इसके अंदर। कैटालिटिक एक्टिविटी किसको कहते हैं? Catalyst. Yeah. हाँ, क्या कह सकते हैं, नॉर्मल भाषा में, लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब? मतलब उस एक्टिविटी को या तो इनहेंस करेगा, नहीं तो रिड्यूस करेगा। जैसे कोई रिएक्शन होता है फिर भी उससे कोई प्रेजेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर। बिल्कुल, देखिए कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब कोई भी काम को स्पीड कर देना, ठीक है। यानी जैसे एंजाइम इज ए कैटलिस्ट कहा जाता है ना, एंजाइम इज ए कैटलिस्ट, आप सुने होंगे, एंजाइम में पढ़े होंगे, एंजाइम इज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से ही कैटालिटिक एक्टिविटी बना है, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन को इन्हांस कर दे, स्पीड कर दे, एक्सेलरेट कर दे, उसे हम लोग कैटालिटिक एक्टिविटी कहते हैं। तो अल्फा, एप्सिलॉन एंड थीटा जो है कैटालिटिक एक्टिविटी करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बीटा मतलब क्या? ये सर किसके लिए करेगा? हाँ, किसके लिए कैटालिटिक एक्टिविटी कर रहा है? पॉलीमरेशन के लिए। ताऊ, ताऊ को देखिए, ताऊ क्या करता है, ये करता है डाइमेराइजेशन कंपोनेंट है। डाइमेराइजेशन कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी दो चीज को जोड़ दे, मान लीजिए कि यहाँ चीज है और एक यहाँ है, ठीक है, तो एक आ रही बात समझ में, तो ताऊ एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक तीसरा चीज है उसको जोड़ेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डाइमेराइजेशन, ये डाइमर बना देना। कोई चीज दो चीज को जोड़ के, डाइमर का मतलब क्या होता है, दो चीज से मिलकर बना हो, तो कोई दो चीज को आपस में जोड़ दे तो डाइमेराइजेशन कहते हैं। तो ताऊ का काम है डाइमेराइजेशन करना, ठीक है। हम दिखाएंगे डाइमेरेशन का मतलब क्या होता है, अगर नहीं तो अभी हम उसमें दिखाते हैं, 1 मिनट, और नोट्स में दिखाते हैं, 1 मिनट, डाइमेरेशन का मतलब क्या होता है। हाँ, यहाँ आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए, ये ताऊ है, देख रहे हैं। तो ये पॉलीमेराज थर्ड का कैटालिटिक कोर, जिसे हम लोग अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा बोले, अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा बोले, इसकी 2 कॉपी होती है, वो हम बताएंगे धीरे आगे जब चलेंगे। तो ये 2 कॉपी उसकी होती है, ठीक है, एक कॉपी इधर है, एक कॉपी इधर है। तो देखिए ये यानी कैटालिटिक कोर को आपस में जोड़ दिया है, देख रहे हैं, इधर से आके जोड़ा है और इधर से आगे जोड़ा है, ठीक है। और किसको जोड़ा है, तो क्लैंप लोडर को जोड़ा है, देख रहे हैं ना, ये क्लैंप लोडर है। हम लोग पढ़े थे ना क्लैंप लोडर के बारे में, उस दिन पढ़े थे। क्लैंप लोडर के डिटेल नहीं पढ़े थे, लेकिन ये भी पढ़े थे कि क्लैंप लोडर क्या होता है, यानी बीटा क्लैंप को लोड करता है, क्लैंप लोडर। तो ये क्लैंप लोडर है, ठीक है। तो अब यही इसी फिगर के पास हम लिख देते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, फिर उसके बाद से फंक्शन बताते हैं इसमें।
जैसे मान लीजिए कि ये दो, चूंकि फिर से फिगर देखिए यहाँ पे अल्फा एप्सिलॉन और थीटा, ये हो गया, ये यहाँ भी होगा एक अल्फा एप्सिलॉन और एक थीटा, ठीक है ना। और उसी तरह से बीटा स्लाइडिंग क्लैंप का दो कॉपी है, एक ये कॉपी है रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, आप लोगों को दिखता होगा रिंग के जैसा बीटा क्लैंप। ताऊ तो आप लोग को दिख गया, डाइमर का काम कर रहा है, डाइमराइजेशन कर रहा है। क्लैंप लोडर होता है, ये रिमेनिंग हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, 3 यहाँ, एक यहाँ 4 और एक यहाँ 5, तो यहाँ कितना होगा? 5 होगा ना क्लैंप लोडर, बताइए। क्लैंप लोडर को हम क्लैंप लोडर को गामा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए मैंने बताया था ना कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के 10 सब यूनिट होते हैं, तो 3 सब यूनिट तो यहाँ है, एक सब यूनिट यहाँ, एक सब यूनिट यहाँ, 5 हो गए, तो बचा 5 ही ना। ये तो कॉपी है इसका, दो कॉपी है, कॉपी इधर एक कॉपी इधर, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए ये 3 यहाँ पे है, एक यहाँ है, 4 और एक यहाँ है, 5 हो गए, बचा 5 बचा ना। तो 5 कौन कौन सा होगा याद कीजिए, एक होगा काई, ठीक है, एक होगा शाई, एक होगा डेल्टा, एक होगा डेल्टा डैश और एक होगा गामा। ये याद करने का मैंने तरीका बताया है कि 5 तो उधर बन गया। अब गामा कॉम्प्लेक्स में, चूंकि गामा कॉम्प्लेक्स क्या है, क्लैंप लोडर है, तो क्लैंप लोडर 5 मिलके बनते हैं, ठीक है। समझ में आई बात आप लोग को? यहाँ कंफ्यूजन है? ठीक है। क्लैंप लोडर, गामा कॉम्प्लेक्स और गामा दोनों दो चीज है। देखिए क्लैंप लोडर, गामा कॉम्प्लेक्स, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। और जो अलग ये इसमें बताए हैं सब ये यूनिट्स में गामा, हाँ ये मिल के बनते हैं, ये मिल के गामा कॉम्प्लेक्स या क्लैंप लोडर का फॉर्मेशन करते हैं। 5 सब यूनिट मिलके क्लैंप लोडर या गामा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ याद करने का एक ट्रिक है, क्योंकि ये गामा कॉम्प्लेक्स है तो इसमें गामा सब यूनिट होगा ना। ये तो लॉजिकली है, जब गामा कॉम्प्लेक्स का मतलब गामा सब यूनिट है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि फास्टिंग चल रहा था थोड़ा सा। ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अपने माइंड को जो है ना अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता है, ठीक है। माइंड जो ऊपर वाला सबका देता है, अच्छे से यूज करना चाहिए। ठीक है चलिए ओके। इतना डिटेल पढ़ा नहीं है कॉलेज में, तो बस होता है बात खत्म। अरे भाई जानते हैं एक्चुअली जो है नेट जो है ना, नेट या कोई भी एमसीक्यू एग्जाम होगा ना, तो इतना डीपली नहीं पढ़िएगा तो एमसीक्यू होवे नहीं करेगा, क्योंकि एमसीक्यू का कोई माई बाप नहीं होता है, कहीं से भी पूछ देगा। चलिए ठीक है ओके। आपका फुल नेम क्या है जी? अब मेरा फुल नेम है मोहम्मद गुलाम साबिर, और मेरा साबिर शब्द जो है फेमस किए पाठक सर, ठीक है। क्योंकि पूरे सिवान शहर में जो भी जो है ना साबिर के नाम से ही जानता है। हाँ पाठक सर ही फेमस कर दिए, क्योंकि जब हम 2006 में कर रहे थे ग्रेजुएशन, मेरा ग्रेजुएशन सेशन था 6-9 और 9-11, 6-9-9-11, फिर मैंने एक और पीजी किया 11-13, ठीक है। और भविष्य में हो सकता है जिंदगी सलामत रहे तो एक और पीजी किया जाएगा। खोज रहे हैं कुछ अच्छा सा फील्ड पीजी करने के लिए। जरूर होगा। चलिए वही तो खोज रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली जो है ना हम सोच रहे हैं कि
अगर ये चीज होता ना इग्नू से तो कर लेते, क्योंकि रेगुलर क्लास में नहीं हो पाएगा। हाँ लेकिन वो चीज है नहीं, इग्नू यूनिवर्सिटी में जो है इग्नू में नहीं है, कहीं नहीं है। इग्नू में कोई चीज लैब वाला होता ही नहीं है। नहीं, एक दो है, जैसे मान लीजिए एमएससी जूलॉजी कर सकते हैं। नहीं MSc सर, नहीं कर सकते। नहीं है, आप देखिए। नहीं, मैं एडमिशन मैंने गया तो पता चला कि नहीं हो सकता है, उसमें लैब होता है इसलिए। अच्छा ठीक, हम तो पता हम भी करते पता हैं। किए थे। नहीं, हम पता करते हैं, लेकिन है बायोकेमिस्ट्री भी है, ग्रेजुएशन सर बायो। है, लेकिन क्लास करना पड़ेगा, रेगुलर क्लास इग्नू से, अच्छा तो इग्नू, डिस्टेंस वाला नहीं। हाँ तो समझ गए, उसका रेफरेंस सेंटर जहाँ होगा ना वहाँ क्लास करना होगा। यस सर, डिस्टेंस वाला नहीं है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।